हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रूपाली अपनी पति की शर्ट की जेब से चुपके से कुछ पैसे निकालकर किचन में जाकर उसे चावल के डब्बे में छुपा कर रख देती है और नाश्ता लेकर बाहर आती है। सभी बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी दरवाजे पर दूध वाला बंसी आकर आवाज लगाकर कहता है, जयराम जी की माता जी। ओहो, ये कौन सा टाइम है दूध देने का? रुक, आती हूँ दरवाजे पर। इतना कहकर हेमा खाने की टेबल से उठकर दरवाजे पर खड़े बंसी के पास जाकर कहती है, क्यों रे बंसी, तू तो सुबह 6 बजे दूध देने आता है ना, आज इतनी देर से क्यों आया? अरे माता जी, हम दूध देने ना पैसा लेने आए हैं। 5 दिन हो गए महीना पूरे हुए। 6 बजे भाभी जी जल्दी में दूध का भगोना लिए अंदर चली गई। हम पैसे मांग ही नहीं पाए तो अभी आ गए। अच्छा बहू, अरे ओ बहू, इधर तो आ जरा। हाँ सासू माँ, कहिए। अरे बंसी भैया, आप दूध तो आपने सुबह ही दे दिया था ना, फिर? पैसे लेने आया है, तूने अभी तक इसके पैसे क्यों नहीं दिए? कितनी बार कहा है समय पर हिसाब कर दिया कर, पर नहीं, तुझे तो ध्यान ही नहीं रहता। राजन बेटा, राजन। बोलो माँ, क्या हुआ? ये बंसी का हिसाब कर दे जरा। अच्छा बंसी, कितना हिसाब हुआ इस महीने का? 3200 रुपए भैया जी। तभी बंसी को पैसे देने के लिए राजन अपनी जेब टटोलता है और पैसे ना मिलने पर हैरानी से कहता है, पैसे तो जेब में ही थे, कहाँ गए? पूरे 3000 थे, अभी एक भी नोट नहीं है, कहाँ गए? कहाँ गए मतलब? अरे जेब में से कौन चुरा ले जाएगा? अब इनको क्या बताऊं? वैसे पैसे तो मैंने छुपा कर रख दिए हैं। भैया थोड़ा जल्दी हिसाब कर दो, और ना ही करना तो बता दो। आधे घंटे से खड़े हैं, हमको और भी काम है। अरे बंसी, कैसी बातें कर रहा है? तेरे कभी पैसे रखे हैं क्या? रूपाली यार, तुम भी घर खर्च के पैसों में से इसका हिसाब कर दो अभी। अरे पर ओ, अभी परवर मत कर और जाकर पैसे ले आ। यहाँ नाश्ता छोड़कर दरवाजे पर खड़े हैं कब से। रूपाली अपना मुंह बनाते हुए किचन में जाती है और बेमन से चावल के डब्बे में छुपाए पैसे निकालकर साथ ही अपनी की हुई बचत में से भी 200 रुपए मिलाकर बंसी दूध वाले को देती है और मन ही मन कहती है, इनकी जेब से चुराए पैसे तो गए ही गए, साथ ही मेरी बचत के 200 रुपए भी बंसी ले गया। इस महंगाई में मेरी बचत की तो वाट लग गई। रूपाली जो घर खर्च के पैसों में से अपने लिए थोड़ी बहुत बचत कर लिया करती थी, बढ़ती महंगाई के चलते अब उसका बचत करना भी धीरे धीरे मुश्किल हो गया था। नया महीना शुरू होते ही राजन उसके हाथ में सैलरी के 15,000 थमाते हुए कहता है, ये घर खर्चे के लिए पैसे हैं, और सुनो, महंगाई चल रही है, फालतू खर्चे बिल्कुल मत करना। ये क्या, बस 15,000 रुपए? एक तो इतने कम पैसे, ऊपर से इसमें से भी बचत करो। इसमें से जरूरत का सामान भी बड़ी मुश्किल से आएगा। रूपाली, अभी क्या करूं? जो लोन लिया है इस महीने से, उसकी EMI भी जाएगी, इसीलिए अब से इतने में ही काम चलाना पड़ेगा। अरे बहू, तू यहाँ है, जरा 3000 रुपए तो दियो। जीजी की बहू को लड़का हुआ है तो सोच रही हूँ कुछ उपहार लेती जाऊँ। अरे सासू माँ, गिफ्ट के चक्कर में पैसा फूकने की क्या जरूरत है? लिफाफे में 100 का नोट डाल के दे देना। ऐसा है बहू, शादी नहीं है जो 200 रुपए चेप कर आ जाऊं, और बड़ी बहू हूँ मैं। कोई उपहार नहीं ले गई तो बाकी रिश्तेदार 4 बातें बनाएंगे। तू क्या अपनी सास की नाक कटवाना चाहती है? ला जल्दी पैसे दे। हाँ हाँ, 4 बातों के चलते महंगाई में चूना लगा लो आप। ये लीजिए। इतना कहकर वो उसे उन पैसों में से 3000 पकड़ा देती है। हेमा पैसे लेकर तुरंत बाहर चली जाती है। तभी रूपाली गुस्से में कहती है, लो, पैसे हाथ में आए नहीं कि 15 से 12 हो गए। अरे इसमें से बचत कैसे होगी? इस महंगाई में बचत तो अब मुश्किल ही समझो। रूपाली, पहले कैंटीन में खाने की थाली 100 रुपए में मिल जाती थी, अब वो भी 150 की हो गई है। मैं खुद कोई बचत नहीं कर पा रहा तो तुमसे क्या ही कहूँ। सही में पैसे आते बाद में हैं, जाने के रास्ते पहले लग जाते हैं। अभी घर का राशन लेकर आना है, सिलेंडर लेकर आना है, बिजली पानी दूध का बिल भी देना है। अरे इतना सब इतने कम पैसों में मैं कैसे करूँगी? वो सब बाद में सोचना, पहले मुझे लंच ला कर दे दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। तभी रूपाली किचन से लंच का डब्बा लाकर राजन को देती है और वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। एक दिन दोनों सास बहू गली में सब्जियां ले रही होती है तो बचत के चलते रूपाली आलू प्याज लेकर घर को जाने लगती है। तभी उसकी सास उसे टोकते हुए कहती है, अरे बहू, ये आलू प्याजी खिलाएगी क्या पूरा हफ्ता? एक आध हरी सब्जी भी ले आ। ओहो सासू माँ, हरी सब्जी कितनी महंगी है। अरे क्या जरूरी है हरी सब्जियाँ खाना? अरे आलू टमाटर प्याज ये सब
खा लेंगे। इन सब से मैं एकदम बढ़िया बढ़िया डिश बना दूंगी। इसी बहाने थोड़ी बचत हो जाएगी हमारी। अरे बचत के चलते तू इस बुढ़ापे में मुझे आलू प्याज को ही ठूसने देगी क्या? और सब्जियों में क्या बचत कर लेगी तू? चुपचाप भिंडी और 1 किलो पालक लेकर आ घर में। यहाँ मैं इतनी महंगाई में भी बचत करने की सोच रही हूँ। और एक ये है कि खर्चे कम करने की जगह उन्हें बढ़ाने की तरफ ध्यान है इनका। अब खड़ी खड़ी सोच क्या रही है? हाय राम, मेरे नाटक का भी टाइम हो गया। इतना कहकर वो घर चली जाती है और रूपाली सब्जी वाले के पास जाकर भिंडी पालक का भाव पूछने लगती है। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन अंबिका आती है और उसका उतरा हुआ मुंह देखकर कहती है, अरे रूपाली, इतनी बुझी बुझी सी क्यों नजर आ रही है? क्या बताऊँ अंबिका, महंगाई के चलते हर चीज के दाम तो हनुमान जी की पूंछ की तरह बढ़ते ही जा रहे हैं। अब सब्जियों का ही हाल देख ले। 200 रुपए में हफ्ते भर की सब्जी आ जाती थी, लेकिन अब तो 500 रुपए में 3 दिन की सब्जी भी नहीं आती। साथ में कुछ बचत भी नहीं होती। सही कह रही है, इस महंगाई में बचत तो मुश्किल ही हो गई है। अभी तो थोड़ी मुश्किल है, अगर महंगाई का स्केल और ऊपर चला गया ना तो नामुमकिन हो जाएगा बचत करना। अरे तो तू गली में से सब्जियां लेती क्यों है? वो बड़े वाली मंडी है ना, वहाँ चली जाया कर। वहाँ सब्जियां थोड़ी सस्ती और ताजी मिलती हैं। मैं तो पिछले हफ्ते वहीं से लेकर आई थी सब्जियां। 500 लेकर गई थी, लेकिन 200 के अंदर ही पूरे थैले भर कर सब्जियां ले आई। तो जाना, मेरे माथे पर तुझे कुछ लिखा नजर आता है? अरे इतनी महंगाई में 200 रुपए में हफ्ते भर की सब्जी, सड़ी गली सब्जी होंगी। बताओ, एक तो तुझे बचत करने का तरीका बता रही हूँ, ऊपर से तू यकीन भी नहीं करे। अरे एकदम ताजी सब्जियाँ मिलती हैं। हाँ बस मंडी थोड़ी दूर है, बाकी तेरी मर्जी। अंबिका वहाँ से चली जाती है और रूपाली उसकी कही बातों को सोचते हुए बिना सब्जी लिए घर लौट जाती है और अगले दिन मंडी जाने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में रिक्शा देखकर वो कहती है, मंडी तो बड़ी दूर है और धूप भी बड़ी कड़ी है, रिक्शा ले लूं क्या? नहीं नहीं, रिक्शे में पैसे फूकने का क्या फायदा, पैदल ही चल लेती हूँ। इतना कहकर वो कड़ी धूप में ही पैदल दूर मंडी तक जाती है। वहाँ से सब्जियाँ लेकर वो पैदल ही पसीने से तरबतर होकर थकी हारी घर आती है और आते ही बेहोश होकर गिर पड़ती है। उसे बेहोश देखकर राजन और हेमा हैरान हो जाते हैं। तभी राजन उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करके बताते हैं, कड़ी धूप में ज्यादा देर तक चलने से इन्हें कमजोरी आ गई है और शरीर में पानी की भी बहुत कमी हो गई है, इसलिए ग्लूकोज चढ़ा दिया है हमने। थोड़ी देर में इनको होश आ जाएगा। कुछ ही देर में जैसे ही रूपाली को होश आता है तो वो उठकर कहती है, सब्जियाँ, मेरी सब्जियाँ, मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो मंडी गई थी। हाँ नासपीटी, वही तो, क्यों गई थी इतनी कड़ी धूप में, वो भी इतनी दूर? हाँ रूपाली, सब्जियाँ तो गली में भी मिल जाती है ना। फिर हाँ, लेकिन मैं तो सस्ते के चक्कर में मंडी गई थी कि थोड़ी बचत हो जाएगी। बस कर ली बचत। तुम्हारे बचत के चक्कर में फालतू का हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ गया ना। आग लगे ऐसी महंगाई को। हे भगवान, ये बचत इतनी मुश्किल क्यों हो गई? इतना कहकर रूपाली अपना सर पकड़ लेती है और राजन हेमा उसे घूरने लगते हैं। सुबह के 4 बजे खटखट की आवाज से मंजू की नींद खुल जाती है। तभी वो उबासी लेती हुई किचन की तरफ जाती है तो देखती है कि कोमल किचन में बर्तन धो रही है। तभी वो बोलती है, अरे ओ मजदूर, ये कौन सा समय है मजदूरी करने का? सुबह के 4 बज रहे हैं। माँ, काम करने का कोई समय थोड़ी ना होता है। अब देखो, मेरी जल्दी आँख खुल गई तो मैंने सोचा कि ऑफिस जाने से पहले घर का काम निपटा लूं। माना तुझे काम करना अच्छा लगता है, लेकिन अपने काम की खटर पटर में तू मेरी नींद क्यों उड़ा रही है? छोड़ दे ये सब, मैं खुद कर लूंगी। क्या माँ, मेरे होते हुए आप काम करेंगी? मैं कर रही हूँ ना, जाओ आप सो जाओ, मैं सब कर लूंगी। तुझसे तो कुछ कहना मतलब भैंस के आगे बीन बचाना है। मुझे क्या, लगी रह। इतना कहकर मंजू वापस सोने चली जाती है। कोमल एक बहुत ही समझदार और सुशील लड़की थी। साथ ही उसे हमेशा घर के काम करते रहने की आदत थी। एक दिन मंजू बाजार से सामान लेकर लौटती है तो देखती है कि कोमल सोफे पर बैठी सब्जियां काट रही है। तभी मंजू बोलती है, अरे तू ऑफिस से कब आई और ये क्या, आते ही सब्जियां काटने लग गई? काम करते करते थकती नहीं क्या? ओहो माँ, मुझे ऑफिस से आए पूरे 15 मिनट हो गए हैं।
खाली बैठे मेरे हाथों में खुजली सी हो रही थी, तो बस सब्जी और चाकू लेकर बैठ गई। अरे कुछ देर टीवी ही देख लेती ना, तेरे चक्कर में मैं तो पूरी आलसी ही होती जा रही हूँ। ससुराल में जाकर तू तो अपनी सास को ऐसे ही निकम्मा बना देगी, नहीं? माँ, आपकी बातों की सुई बिना घूम फिर के बस मेरी शादी पर ही आ अटकती है। और क्या, चल काट दी ना सब्जी, अब खाना बनाने का कष्ट मुझे करने दे। ठीक है, मैं छत से कपड़े लाकर प्रेस कर लेती हूँ तब तक। हाँ हाँ, जा मेरी मजदूर बेटी जा। और सुन, ज्यादा काम करने के चक्कर में कहीं पड़ोसी की छत से जाकर भी कपड़े मत उतार लाइयो। जिसके बाद कोमल छत पर जाने लगती है। समय बीतता है और एक दिन शैलजा देवी अपने बेटे अंकित के लिए उसका रिश्ता लेकर उसके घर आती है। तो देखती है तो कोमल झाड़ू पकड़े, बिखरे से बालों में कमर में दुपट्टा बांधे जाले साफ कर रही है। तभी शैलजा कोमल से बोलती है, ये मंजू बहन का ही घर है ना? जी जी, पर आप लोग कौन है? मैं यहाँ रिश्ते की बात करने आई हूँ। अपने बेटे के लिए उनकी बेटी कोमल को देखने आई हूँ। क्या? इतना कहकर वो अपना मुंह छुपाते हुए उनकी तरफ पीठ करके खड़ी हो जाती है। तभी पूजा की थाली लिए मंजू वहाँ आती है और कोमल को शैलजा के सामने ऐसी बेहाल हालत में पीठ दिखाए खड़े देखकर तुरंत उसे इशारा करके अंदर जाने को कहती है और मेहमानों को चाय नाश्ता देकर गुस्से में बोलती है, अरे ओ नालायक, तुझे कहा था ना मैंने कि तुझे देखने लड़के वाले आएंगे, अच्छी तरह तैयार रहियो। पर नहीं, तुझे तो आज भी झाड़ू माई बनकर जाले उतारने थे। माँ, मेरी क्या गलती है? मैंने सोचा मेहमानों के आने से पहले साफ सफाई कर देती हूँ। चुप, एकदम चुप। अब अपनी इस छपरी से हुलियों को बदल और जाकर कुछ ढंग का पहन कर आ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद कोमल सजी सवरी बाहर आती है और मंजू बोलती है, लीजिए बहन जी, ये है जिसे देखने आप यहाँ आए, मेरी बेटी कोमल। पर माँ, इसकी शक्ल कुछ कुछ यहाँ की नौकरानी से नहीं मिलती। अरे बहन जी, ये वही है ना जो भी कुछ देर पहले झाड़ू पकड़े खड़ी थी। हाँ, वो क्या है ना, मेरी बेटी को साफ सफाई रखने की आदत है, तो बस वो सफाई ही कर रही थी कि आप लोग आ गए। अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना हम तो आपकी बेटी को काम वाली ही समझ बैठे थे। जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में बातचीत करके रिश्ते को पक्का कर देते हैं और कुछ समय बाद अंकित और कोमल पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी के बंधन में बंध जाते हैं। गृह प्रवेश के समय वो अपने ससुराल में अपने कदम रखती है। अगले दिन उसकी सास जब उसके कमरे में आती है तो देखती है कि कोमल नहा धोकर तैयार हो चुकी है। तभी शैलजा बोलती है, अरे वाह बहू, तू तो बिल्कुल तैयार हो गई। आज तेरी पहली रसोई की रस्म है। हाँ सासू माँ, मैं उसी के लिए किचन में जाने वाली थी। तो बताइए, क्या खाएंगी आप? बहू, तेरी पहली रसोई है तो अपने मन से कुछ भी मीठा बना ले, जब तक मैं मंदिर होकर आती हूँ। इतना कहकर वो चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो मंदिर से लौट कर आती है तो देखती है कि टेबल पर सारा नाश्ता बना रखा है और कोमल वहाँ रखी कुर्सियों पर कपड़ा मार रही है। तभी अंकित भी आता है और बोलता है, अरे वाह, सुबह सुबह ये दावत किस खुशी में? हाँ बहू, मैंने तुझे बस मीठा बनाने को कहा था, फिर ये सब। और ये क्या, तू सुबह सुबह ही सफाई करने चालू हो गई? सासू माँ, मैंने सोचा कि मीठा बना ही रही हूँ तो लगे हाथ नाश्ता भी बना डालती हूँ। चलिए, आप दोनों नाश्ता कर लीजिए, फिर मैं फटाफट बर्तन धो दूंगी। अरे कोमल, तुम क्या वर्कोहोलिक हो, सुबह सुबह इतना नाश्ता बनाकर थकी नहीं कि अब तुम्हें बर्तन भी धोने हैं? हाँ बहू, तू बैठकर नाश्ता कर, माना आगे जाकर तुझे ही ये सब संभालना है। पर अभी से इतनी कामकाजी मत बन तू, नई नवेली दुल्हन है, कम से कम हाथ की मेहंदी छूटने तक कोई काम नहीं करेगी घर का। सासू माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। अरे काम करते तो मैं बिल्कुल नहीं थकती, और वैसे भी जितनी जल्दी अपनी जिम्मेदारियों को संभालूंगी उतना ही अच्छा है ना। उसकी बातें सुनकर शैलजा के मुंह पर ताला लग जाता है और इसी तरह कोमल हमेशा कुछ ना कुछ काम पकड़कर करने लगती। एक दिन दोनों सास बहू बैठकर पकोड़े खा रही होती है। तभी फर्श पर चटनी गिर जाती है और कोमल बोलती है,
सासू माँ, मैं अभी फर्श पे पोछा लगा देती हूँ। अरे बहू, अभी तो सारा काम करके बैठी है, रहने दे, पहले चैन से खा तो ले। हाँ तो साफ कर देती हूँ ना मैं अच्छे से, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तभी कोमल बाल्टी भर पानी और पोछा लेकर फर्श साफ करने बैठ जाती है और बोलती है, एक बार पूरे फर्श पे ही पोछा लगा देती हूँ, वो सही रहेगा। अरे ओ कामकाजी बहू, क्यों साफ फर्श को भी दोबारा साफ करने की मजदूरी कर रही है? मैं तुझे बहू बना कर लाई हूँ, काम वाली बाई नहीं कि सारा दिन कभी पोछा, झाड़ू, बर्तन, सफाई यही काम करती रहे। अरे तुझे खाली बैठने में मौत आती है क्या? सासू माँ, काम होते हुए मैं खाली कैसे बैठ सकती हूँ? और मैं कौन सा आपसे काम करवा रही हूँ? आप जाइए, आराम कीजिए, ये काम मुझे करने दीजिए। इतना कहकर वो पूरे फर्श पर पोछा मारने लगती है। एक दिन उसकी पड़ोसन अपने बेटे के साथ शैलजा के घर आती है। तभी कोमल उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। तभी चाय पीते हुए लड़के की शर्ट पर चाय गिर जाती है। ये देखकर कोमल बोलती है, ओह शिट, ये तो गंदी हो गई। एक काम कीजिए, आप ये शर्ट मुझे दीजिए, मैं इसे धोकर प्रेस कर दूंगी। जी कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो दाग है, ये मैं कर लूँगा। अरे दीजिए ना, मैं फटाफट से धो के सुखा दूंगी। लो, अब इसने यहाँ भी काम ढूंढ लिया। ये काम करने के चक्कर में बावरी हो गई है। कोई नहीं बेटा, बहू इतना कह रही है तो दे दे, धो देगी वो। जिसके बाद वो लड़का अपनी शर्ट कोमल को पकड़ा देता है और वो जाकर उसे धोने के काम में लग जाती है। तभी पड़ोसन बोलती है, अरे शैलजा, तेरी बहू तो काम करने से बिल्कुल जी नहीं चुराती। उसी का तो रोना है, 2 मिनट शांति से नहीं बैठती। अरे भला इतना कामकाजी भी कोई होता है क्या? देखा ना, काम मिल जाए इस चक्कर में छोरे की शर्ट उतरवा दी। अरे एक तेरी कामकाजी बहू है और एक मेरी निकम्मी बहू। ताने दे देकर मैं पागल हो जाती हूँ, पर टस से मस नहीं होती। अच्छा मैं चलती हूँ, शर्ट धुल जाए तो भिजवा दियो। जिसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। समय बीतता है। कोमल अपनी सास को अपने माँ बनने की खुशखबरी देती है। जिसके बाद शैलजा उसे हर वक्त काम ना करने की सख्त हिदायत देती है। ऐसे ही एक दिन जब कोमल बोर होकर हॉल में टहल रही होती है, तभी दरवाजे पर रखी पानी से भरी बाल्टी को साइड करने के लिए वो उसे उठाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ अंकित आता है और उसे पीछे करते हुए बोलता है, अरे पागल हो क्या? माँ ने ऐसे में भारी चीजें और झुकने के लिए साफ मना किया है ना, तुम मानती क्यों नहीं हो? मैं तो बस बाल्टी साइड कर रही थी। बस बहू, अब तो समझ जा कि इस हालत में हमेशा तो काम नहीं कर सकती, और ये मैं तेरी और तेरे बच्चे की भलाई के लिए ही कह रही हूँ। ठीक है सासू माँ, अब से मैं एक ग्लास पानी पीने का काम भी खुद से नहीं करूँगी। अब खुश, आज से सारा काम काज आप ही करना। उसकी इस बात पर दोनों हंसने लगते हैं। कुछ समय के लिए शैलजा की कामकाजी बहू का काम करना बंद हो जाता है। नम्रता की शादी कुणाल से हो जाती है। नम्रता घर आती है और उसकी मुंह दिखाई पर उसकी सास कृष्णा उसे नेकलेस देती है। तभी नम्रता को पता चलता है कि दोनों की पसंद एक ही है और नम्रता बोलती है, मम्मी जी, ये नेकलेस मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ये तो मुझे भी बहुत पसंद आया, तो मैंने तेरे लिए खरीद लिया। अच्छा ये बता, तुझे और क्या क्या पसंद है? मुझे तो आराम करना पसंद है, एक बार भी आराम करने को नहीं बोला। क्या सोचने लग गई बेटा? ऐसा करो, हाथ मुंह धोकर आराम कर लो। नम्रता फ्रेश होकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। नम्रता अपने कमरे में आराम कर ही रही होती है कि थोड़ी देर में उसकी सास उसके कमरे में जाती है। तभी नम्रता उठकर बैठ जाती है और कृष्णा उसे रोकते हुए बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम करो, बाद में आती हूँ। मम्मी जी, मुझे वैसे भी नींद नहीं आ रही है, आओ ना बैठो मेरे पास आकर। हाँ याद आया, तूने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुझे खाने में क्या पसंद है। मुझे तो मम्मी गोलगप्पे, दही भल्ले, गुलाब जामुन, रसमलाई, कढ़ी चावल, पनीर टिक्का। अरे अरे, ये तो मुझे भी बहुत पसंद है। हम दोनों की पसंद तो खाने में कितनी मिलती है। आप तो शक्ल से ही चटोरी दिखती हैं। सच में मम्मी जी,
आपको भी ये सब कुछ पसंद है? बेटा आज क्या सब्जी बनाए? मम्मी जी पनीर बना देती हूँ फिर। अरे बेटा आज तुमसे खाना थोड़ी बनवाएंगे, तुम कल से बनाना। अच्छा ठीक है, तो मैं भी आपके साथ किचन में चलूंगी। रात को कुणाल जब घर आता है, फ्रेश होकर खाना खाने के लिए अपनी जगह पर बैठ जाता है। तभी कृष्णा अपने बेटे को खाना परोसते हुए बोलती है। कुणाल बेटा, नम्रता और मेरी पसंद बहुत मिलती है। वो कैसे मम्मी? जो मैंने बहू को नेकलेस सेट दिया था उसको वो पहले से ही पसंद था, और जो खाने में इसे पसंद है वही मुझे भी पसंद है। ये तो अच्छी बात है मम्मी, अब तो आपको किसी भी चीज में परेशानी नहीं होगी। हाँ बेटा ये तो है, हमारी पसंद सेम टू सेम है। लगता है तुझसे ज्यादा मुझसे बहू की पसंद मिलती है। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और कुछ दिन बीतने के बाद कृष्णा के पास उसकी बहन का कॉल आता है। तो उसको पता चलता है कि उसकी बहन की पोता हुआ है और उसने कुआं पूजन पर सभी को आमंत्रित किया है। तभी कृष्णा अपनी बहू से बोलती है। बहू मार्केट चलना है, मीना के पोता हुआ है, कुआं पूजन पर उसने सबको बुलाया है। जी मम्मी जी, कब का है कुआं पूजन और क्या लेकर चलना है बच्चे के लिए? बुधवार का बता रही थी, देखो क्या पसंद आता है, कल चलते हैं मार्केट, वहीं देखते हैं। दिन गुजर जाता है। अगली सुबह होते ही कुणाल को ऑफिस भेजने के बाद कृष्णा और नम्रता मार्केट जाते हैं और दुकान पर एक सुंदर से रोम्पर पर कृष्णा की नजर पड़ती है और वो अपनी बहू से धीरे से बोलती है। बहू इसको क्या बोलते हैं? ये जो नीला सा कपड़ा लटक रहा है बढ़िया लग रहा है। मम्मी जी वो रोम्पर है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, यही ले लेते हैं। भैया कितने का है ये रोम्पर सूट? 2000 रुपए का है मैडम। 2000 का? साथ वाला तो 1500 का दे रहा था। तो आप पैसे ले लो, हमारा क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो आंटी जी? ये कलर नहीं था इसलिए नहीं लिया, मेरी बहू को यही पसंद आ रहा है। दुकानदार से बहस करती हुई कृष्णा को उसकी बहू रोकते हुए बोलती है। अरे ये अच्छा लग रहा है, ये ले लीजिए ना, महंगा ही आता है। नम्रता और उसकी सास कपड़े लेकर दुकान से बाहर निकलती है और बाजार में चलते चलते वो अपनी बहू से बोलती है। बढ़िया लग रहा है रोम्पर तो। अब तो मुझे कब दादी बना रही है? अब तो मीना भी दादी बन गई, मैं कब बनूंगी? चलो मम्मी जी, हम अपनी साड़ियों की शॉपिंग यहाँ से करते हैं। इसके पास बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। मैंने अपनी शादी की सारी शॉपिंग यहीं से की थी। अच्छा, बहुत सुंदर थी तेरी साड़ी, फिर तो यहीं से लेनी पड़ेगी। नम्रता और कृष्णा दुकान में चले जाते हैं और दुकानदार से अपने अपने लिए सुंदर सुंदर साड़ियाँ निकलवाते हैं। दुकानदार निकाल कर साड़ियाँ दिखाता रहता है, लेकिन सारी साड़ियाँ देखकर दोनों सास बहू भी मना करती रहती है। इस बार नम्रता की नजर डमी ने जो साड़ी पहनी थी उस पर जाती है और वो बोलती है। भैया ये वाली साड़ी दिखाना जरा। हाँ हाँ यही वाली अच्छी लग रही है। साड़ी तो बहुत बढ़िया है, मेरे लिए भी ये निकाल दो भैया। माता जी, ये हमारे पास एक ही साड़ी बची थी। अरे ऐसे कैसे? सही से देखो, मिल जाएगी। माता जी, ये साड़ी के पीस 4 आते हैं, जिसमें से ये लास्ट पीस है। इसके पैसे बता कितने की है? 5000 की है माता जी। अच्छा, कुछ डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्या? आपके लिए लास्ट 4500 लगा रहा हूँ। ना ना, ये तो बहुत ज्यादा है, 4000 ही दूंगी, इससे ज्यादा नहीं दूंगी। देना है तो दे, और साड़ी दिखा दे ऐसी ही बढ़िया सी मेरी बहू के लिए भी। नहीं मम्मी जी, मुझे यही साड़ी पसंद है, मैं यही लूंगी। बेटा तू दूसरी देख ले, मुझे भी यही अच्छी लग रही है। मम्मी जी ये साड़ी मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, मैं लूंगी तो यही साड़ी लूंगी। आप अपने लिए दूसरी साड़ी देख लीजिए। भूल मत, पैसे कम मैंने करवाए हैं, मैंने भी साड़ी पसंद करी है। नम्रता और कृष्णा के बीच बहस चल रही होती है और नम्रता साड़ी उठा लेती है। उसके हाथ में से कृष्णा साड़ी खींचती है और दोनों साड़ी के एक एक कोने पकड़कर खींच रही होती है कि तभी साड़ी फट जाती है और दुकानदार बोलता है। अरे मेरी दुकान के आगे भीड़ मत लगाओ, इसके पैसे दो और अपने घर जाओ। तभी कृष्णा फटी साड़ी देखकर छोड़ देती है। दुकानदार जिद करके दोनों से पैसे मांगता है। तभी नम्रता बोलती है।
देखिए, आपकी वजह से ये साड़ी फट गई। अब कैसे पहनेंगे इसे, और इसके पैसे भी भरने पड़ेंगे। मैं क्यों भरूंगी, तू भी तो खींच रही थी इसे। अरे क्या ड्रामा लगा रखा है आप दोनों ने। अगर आपकी लड़ाई खत्म हो गई हो तो मुझे मेरे पैसे दो और मेरी दुकान खाली करो। नम्रता दुकानदार को पैसे देती है और फटी हुई साड़ी लेकर घर आती है। शाम को जब कुणाल घर आता है तो नम्रता और उसकी माँ मुंह फुलाए अलग अलग बैठी होती है। कुणाल दोनों को मुंह फुलाए देखता है और अपनी माँ से बोलता है, क्या हुआ, तुम दोनों का चेहरा क्यों उतरा उतरा लग रहा है? कोई बात है जो दोनों चुप चुप नजर आ रही हो? कृष्णा वहाँ से चली जाती है। इतने में कुणाल नम्रता से पूछता है और नम्रता कुणाल को बताती है, ऐसी कोई बात नहीं है, आज मम्मी जी से मेरी लड़ाई हो गई। ऐसी क्या बात हो गई जो दोनों की लड़ाई हो गई? हम दोनों को एक ही दुकान पर एक ही साड़ी पसंद आई और वो भी फट गई मम्मी जी की वजह से। दोनों की एक ही पसंद है फिर भी लड़ाई हुई? जरूरी थोड़ी है दोनों एक ही साड़ी के लिए लड़ो। तुम कुछ और पहन लेती। अब ऐसा करो, उसका सूट सिलवा लो। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, आज ही मैं उस साड़ी का सूट बनवा लेती हूँ। नम्रता उस फटी हुई साड़ी को लेकर जाती है। तभी उसकी सास उसे बाहर जाता देखकर टोकते हुए बोलती है, रुक बहू, मुझे भी वो साड़ी का कपड़ा बहुत पसंद है, मैं भी सूट सिलवा लेती हूँ। क्या मम्मी जी, आप सेम टू सेम मेरे जैसे कपड़े पहन के जाएंगी क्या? आप कुछ और पहन लीजिए। मुझे वही पसंद है, मैं भी उसका सूट सिलवा कर पहन कर जाऊंगी। और इसमें मेरी क्या गलती कि हम दोनों की पसंद एक ही है। तो आप एक काम कीजिए, आप इस साड़ी का सूट सिलवा लीजिए, मैं अपनी कोई दूसरी साड़ी पहन कर चलती हूँ। ना तो हम सेम कपड़े पहनेंगे, ना ही हमारी लड़ाई होगी। क्यों, है ना बढ़िया आइडिया? हाँ बहू, बढ़िया आइडिया है। तू तो हर कपड़ों में सुंदर दिखती है, तुझ पर सब कुछ अच्छा लगता है, तू कुछ भी पहन ले, सब बढ़िया लगेगा। कृष्णा और उसकी बहू जाने के लिए अपनी अपनी तैयारियां कर लेती है। दोनों अलग अलग कपड़े पहन कर आती है और कुआं पूजन में जाने के लिए साथ में घर से निकलती है। कृष्णा और नम्रता की एक पसंद की बहस खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।